समीक्षा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस के एक खास पेशकश में आपका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ आपको एक चलता फिरता घर दिखाने जा रही हूँ। घर आज तक आपने एक जगह स्थिर देखे होंगे, जहाँ बन गए वहाँ बन गए। चलते फिरते घर आपने नहीं देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको चलते फिरते घर दिखाने जा रही हूँ। ये एक ऐसा चलता फिरता घर है जो अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि इसके अंदर घर में मिलने वाली हर एक सुविधा मौजूद है। एक आम आदमी को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इस घर के अंदर मौजूद है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक चलता फिरता घर जो शहर की सड़कों पर ही नहीं, देश के अंदर दौड़ रहा है। आइए मैं आपको रूबरू कराती हूँ एक चलते फिरते घर से। ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर एक आम आदमी को अपने दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं इस घर के अंदर मौजूद हैं। ये घर है विवेक शर्मा का। उन्होंने अपनी कैंपर वैन को घर के अंदर तब्दील कर दिया है, 1 रूम फ्लैट बना लिया है। इस घर के अंदर वॉशरूम, किचन, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वॉशिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध है और आप देख सकते हैं ये जो घर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एयर कंडीशन रूम है और ये 1 रूम फ्लैट है जिसके अंदर सारी सुविधाओं के साथ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये घर का। और सबसे बड़ी चीज़, इसके अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स का भी यूज़ किया गया है। किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हर सुविधा इस घर के अंदर मौजूद है। तो आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ विवेक शर्मा से, जो इस घर के मालिक हैं, इस घर के कर्ता धर्ता हैं। तो विवेक जी, आपका स्वागत है द डेजर्ट एक्सप्रेस की खास पेशकश में, जहां हम हमारे दर्शकों को मिलवा रहे हैं आपसे और आपके इस चलते फिरते घर से। थैंक यू जी सो मच। देखिए, यहाँ पर विवेक जी के साथ में उनकी माता जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके 2 प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये पूरा परिवार इस कैंपर वैन के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा है, देश की अलग अलग संस्कृति का गवाह बन चुका है। तो आइए मिलते हैं इस पूरे प्यारे से छोटे से परिवार से। विवेक जी, मैं आपकी एक छोटी सी परिचय जानना चाहूँगी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में जानना चाहूँगी। जब आप इस चलते फिरते घर को लेकर निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है? सबसे पहले आपके छोटे से प्यारे से परिवार का एक छोटा सा परिचय। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सपरिवार यानी कि माताजी जो 75 वर्ष की हैं, श्रीमती जी और दोनों बच्चे, सब लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं। अब तक मुझे लगता है हम लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया 2 बार एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो बहुत ही ऑफ बीट टेरेन होते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, जो हमारे लिए भी कभी सपना हुआ करता था। इन सपनों को हम 2-2 बार पूरा कर चुके हैं, 2-2 बार इन सभी स्थानों पर जा चुके हैं। उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख का पूरा रीजन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ में और थोड़ा सा जाएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक हम कर्नाटका तक हम इस कैंपर वैन को लेके गए। और यकीन मानिए कि इतना अच्छा लगता है कि बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में। अगर कोई ट्रैवल करेगा तो निश्चित तौर पे वो महसूस कर पाएगा। कुदरत की नज़दीकियाँ हों और एक प्यारे से परिवार का साथ हो तो ज़िंदगी वाकई में खुशनुमा लगती है। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी, जब आप अपनी कैंपर वैन को लेकर निकलते हैं तो ये बहुत रेयर आइडिया है जो हर एक किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। आपकी कैंपर वैन शायद भारत में इकलौती ऐसी है जो रजिस्टर्ड भी है। तो ये आइडिया आपको सबसे पहले कहाँ आया? देखिए, इकलौती रजिस्टर्ड कैंपर वैन तो नहीं है। कैंपर वैन बहुत सारी रजिस्टर्ड है, पर ये भी उनमें से एक रजिस्टर्ड कैंपर वैन है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा देश में कोई परिवार मुझे दिखा नहीं जो विद फैमिली इस प्रकार से वैन लाइफ परस्यू कर रहे हो। भारत में बहुत ही नया कंसेप्ट है। हमारे जहन में आया लगभग आज से 4-1 वर्ष पूर्व। आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन। तो इस प्रकार की एक जो हमारी पिछली गाड़ी थी वो कैंपर वैन हमारे पास थी। इट वॉज लाइंग आइडल आफ्टर कोविड, और हमें लगा कि इसका कुछ उपयोग किया जाए, जीवन में आनंद भरा जाए। तो हम लोग एक ओवरलैंडिंग ट्रिप पे उस गाड़ी को लेकर निकल गए। वहाँ से मुझे लगता है इसकी शुरुआत हमारे जीवन में हुई। जो 10 दिन का हमारा सफ़र था सबसे पहला, वो आज हमने जो भी रिसेंट ट्रिप करी है, दैट वाज ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स। तो 5.5 महीना ओवरलैंडिंग मोड पे हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के कुछ भागों में हमने अपना समय व्यतीत किया। बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराते चेहरे जो हैं वो सफ़र की थकान को दूर कर देते हैं। ये चीज़ आपके परिवार से मिलने के बाद में हम जान चुके हैं। लेकिन इस ट्रैवलिंग के अंदर आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। बच्चों की स्टडीज़ किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आपके साथ में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल स्टडीज़ में शामिल हैं, तो इनकी स्टडीज़ किस तरह से इफेक्ट हो रही है? क्या कोई असर पड़ रहा है इस ट्रैवलिंग का इनकी स्टडीज़ पर? देखिए, स्टडी का हिंदी शब्द शिक्षा है और शिक्षा ज्ञान बहुत सारे स्रोतों से अर्जित किया जा सकता है।
सो हम लोगों ने भी यही सोचा अपने जीवन में, और बच्चों के अंदर योग्यताओं का विकास होना चाहिए. सो दे आर, ऑल्दो दे आर एनरोल्ड इनटू अ स्कूल, दे अपीयर इन द एग्जाम्स एंड वॉट एवर रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल टू अस. पर उसके साथ साथ जितने स्थानों पे जाते हैं, जितने सारे लोगों से मिलते हैं, उससे इतनी सारी बातें ये अपने जीवन में सीख रहे हैं. आप भी बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा. मतलब मुझे नहीं पता कि ये जीवन में बड़े होकर कितना पैसा कमाने वाले हैं, पर एक अच्छा इंसान ये बन पाएंगे ऐसा हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा इनसे आशा कर सकते हैं. क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा अभाव है वो बच्चों के जीवन में माता पिता के समय का है, और ईश्वर का एक अच्छा नियोजन है कि हम इनको अपना समय दे पा रहे हैं. सो हम ही इनका जो करिकुलम है वो पूरा कराते हैं, और शेष यात्रा इस प्रकार से हम अपने साथ पूर्ण करते हैं. दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि दिक्कतें, तो मुझे नहीं लगता कि कैंपरमैन लाइफ में एज सच आप अगर मानेंगे, देखिए जैसे ही आप एडवेंचर के साथ जुड़ रहे हैं वैसे ही रिस्क फैक्टर तो है, पर रिस्क का अगर आपको जीवन में आनंद लेना आता है तो आप उसके साथ और अच्छा महसूस करते हैं. सो देखिए, कैंपरवैन है, एक गाड़ी है, हर जगह इसका मैकेनिक नहीं मिलता, तो कोई भी छोटी मोटी रिपेयर होती है, तो जितने सहज मन से हम इसके अंदर बैठ के ट्रैवल करते हैं, उतने ही सहज भाव से हमें गाड़ी के नीचे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. कुछ आती हैं, पर उसको हम स्वतः रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. अगर कहीं ज़रूरत लगती है तो जो मैकेनिक होते हैं या कोई स्पेशलाइज इनकी स्किल्स चाहिए, जैसे कि एक जगह हमारी गाड़ी का एक पार्ट टूट गया था, तो वेल्डर हमें चाहिए तो फैब्रिकेटर के पास गए, उसको जुड़वा लिया. टैंक हमने इसका खुद रेक्टिफाई किया जब वो बीच में बिगड़ गया था. तो इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें, पर इन सब का आनंद लेते हुए इस यात्रा को हम निरंतर जारी रखते हैं. साल में लगभग 8 से 10 महीना इसी कैंपरवैन में रहते हैं. कैंपरवैन जो आपने शुरू की है, अपनी ट्रैवलिंग लाइफ जो कैंपरवैन के साथ में शुरू की है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है. इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो ये टेक्निकल नॉलेज आपने कहाँ से इकट्ठी? मुझे लगता है जब आप किसी मार्ग पे बढ़ना शुरू करते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आप धीरे धीरे एकत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं. सो जब हमने आज से 4-5 साल पहले जब हमने अपनी फिल्म मेकिंग के लिए पहला कैंपरवैन बनवाया था, देश में कोई जानकारी ही नहीं थी. मतलब किसी भी आरटीओ अधिकारी से हम मिलते थे, हम बोलते थे कैंपरवैन रजिस्टर्ड कराना है, तो ये टर्म उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी. और दूसरा मुझे लगता है हो भी तो एक गाड़ी के लिए आप सोचिए कितनी करोड़ों गाड़ियाँ पूरे देश में रजिस्टर होती हैं, उसमें से कैंपरवैन की संख्या समुद्र में बूंद बराबर है. सो कोई इतना एफर्ट ले ये संभव भी नहीं था, अपेक्षित भी नहीं था, पर तो भी हमने निरंतर अपना प्रयास जारी रखा और एक कैंपरवैन, रजिस्टर्ड कैंपरवैन ऑन पेपर हमने पिछली भी तैयार करवाई, ये भी तैयार कराई. शेष इसको बनाने के लिए, क्योंकि अभी भारत में अगेन कल्चर तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा जानकारी किसी प्लेटफॉर्म पे है नहीं. सो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ R&D किया, जो हमें आवश्यकता लगती थी. जैसे वॉशिंग मशीन, मुझे लगता है ये भारत की पहली कैंपरवैन होगी जिसमें वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है. उसके बाद अब कुछ और कैंपरवैन्स में इंस्टॉल की जा चुकी है. पर ये सब सेल्फ R&D किया, अपनी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई किया, उसको इसमें इम्प्लीमेंट किया, और अब हमें लगता है एक सुविधाजनक घर में हम चलते फिरते घर में रह पा रहे हैं. रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो हम करते जा रहे हैं. जो चीज़ें हमें लगती हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में और बेहतर कैंपरवैन में हम ट्रैवल करेंगे. इस कैंपरवैन को स्टैब्लिश करने में, इसको पूरी तरह से डेवलप करने में, एक घर जैसा इसमें लुक देने में, इसको माहौल देने में आपको इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी करना पड़ा होगा. जी बिल्कुल, पैसा तो हर चीज़ के लिए जीवन में चाहिए ही होता है. आपके संदर्भ में पूछ रहे हैं, मैं समझ गया कि इस कैंपरवैन को बनाने में लगभग कितना खर्च आया. देखिए, 2 चीज़ों से मिलके कैंपरवैन बनती है. एक कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल, जिस पे मकान खड़ा होता है, मतलब आप ऐसा मान लीजिए ज़मीन कितने की है, और फिर कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. सो एटलीस्ट मुझे लगता है जैसे कि ये एक आयशर के ट्रक चेचिस पे बनी है, तो ट्रक का चेचिस आता है लगभग 10-12 लाख से शुरू होता है, 20-1 लाख तक एंड हो जाता है. तो जैसा व्यक्ति ले, पर हमें लगता है इस प्रकार का चेचिस लगभग 12-1 लाख रुपए. और उसके बाद अगर ट्रक पे, क्योंकि ट्रक पे पूरी बॉडी बनानी होती है हमें, तो उसके ऊपर मुझे लगता है 20-22-25 लाख रुपए लगभग और लग जाते हैं. तो लगभग 35-1 लाख रुपए, 35-40 लाख रुपए के बीच में ट्रक पे एक ओवरलैंडर ट्रक बनाया जा सकता है. ये एक वाइट नंबर प्लेट है, सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ कार. इसका टोल भी कार का कटता है. इसको चलाने के लिए लाइसेंस भी LMV का चाहिए होता है, और ये LMV के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड है. टेम्पो ट्रैवलर जो सबसे कॉमन वेरिएंट है भारत में, जिस पे कैंपरवैन ज़्यादातर बनती हैं, वो लगभग 20-22 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और लगभग 10-12 लाख रुपए उस पर लग जाते हैं. तो वो भी लगभग 35-1 लाख रुपए में एक ठीक ठाक कैंपरवैन बन जाती है. अंत इसका कुछ भी नहीं है. विवेक जी, इसके अंदर आपने कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो जुटा रखी हैं, क्योंकि चलती फिरती लाइफ है और चलता फिरता घर है, काफ़ी दिक्कतें भी हैं, लेकिन
उन सबको बैलेंस करने के लिए आपने क्या टेक्निक लगाई है कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अरेंज कर रखी है? एक न्यूनतम छोटे घर में जो सब सुविधाएं चाहिए होती हैं वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। जैसे कि बिजली के लिए हमने इसमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। पानी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमने इसमें एक ओवरहेड टैंक लगाया है जिसकी कैपेसिटी 550 लीटर्स है। उसको भी हमने एक 10 इंच के पाइप में बनाया है जिससे कि इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी के ऊपर रह सके। उसके अतिरिक्त खाना बनाने के लिए किचन हमें चाहिए ही। सो एक इंटरनल किचन, एक एक्सटर्नल किचन, दोनों ही इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। सोने के लिए एक व्यवस्थित स्थान हमें रात में चाहिए होता है। सो इसको हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि इसमें 5 बेड्स हैं जिसमें से 3 बेड्स स्थायी हैं और 2 बंक बेड हैं। उसके अलावा कपड़े धोने के लिए हमें दिक्कत आती थी अपनी पिछली गाड़ी में, तो हमने इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल करी। एक प्रॉपर फंक्शनल केमिकल टॉयलेट के साथ इसके अंदर एक वॉशरूम है। और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट हो गया, फ़ैन हो गए, आप देखेंगे तो स्प्लिट एसी हो गया, गाड़ी का अपना एयर कंडीशनर हो गया, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक सिस्टम हो गया, मेरे अपने काम करने के लिए कंप्यूटर, एक टीवी, इस प्रकार की जो न्यूनतम चीज़ें, मैं ये तो नहीं भूलूंगा बहुत बड़ा अच्छा लैविश घर, पर एक न्यूनतम जितने हमें जीने के लिए संसाधन चाहिए वो सब हमने इस पर इंस्टॉल करने का प्रयास किया। देखिए, अब मैं आपको मिलाती हूँ विवेक जी की धर्मपत्नी से। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक जो गृहिणी होती है उसका सपना होता है अपने घर को सजाना, और आपका घर तो चलता फिरता घर है, सबसे अनोखा। तो आप इसको किस तरह से मेंटेन करती हैं, किस तरह से आप अपने घर को सजाने का सपना यहाँ पूरा करती हैं? मैं पहले तो मतलब जैसे चलता फिरता घर है ना, जैसे बोलेंगे आप, तो आप चीज़ें मतलब घर में आप जब रहते हैं तो उनको कहीं भी, जैसे कांच का पॉट हो गया या कुछ भी हो गया, आप कहीं भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ ये आप इसको कहीं भी मतलब कैसे भी कोई चीज़ ऐसे नहीं रखते तो उसके साथ हिलेगी गिरेगी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो मतलब मेन है साफ़ सफाई आपको पूरी रखनी पड़ती है क्योंकि जगह बहुत छोटी होती है, तो क्लीनिंग प्रॉपर होती है। इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मशीन रही, तो बच्चे होते हैं तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, बाहर रहते तो हम लोग, तो वो सब क्लीन करने के लिए तो अब मतलब ईजी हो गया है पहले से ज़्यादा, जब हमने ये चीज़ें सारी इंस्टॉल की हैं। तो पर हमको घर की मतलब कमी नहीं महसूस होती है, छोटा स्पेस रहता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और सब कंफर्टेबल रहता है एक दूसरे के साथ। तो आपने इसको वेल मैनेज कर रखा है, दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं है। आप जब एक बार करेंगे ना, जब पहली बार आप जाते हैं तो आपको लगेगा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि एक आपका किचन जो प्रॉपर होता है और ये चलता फिरता किचन है, तो काफ़ी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये मैं कहाँ से निकालूँ, क्योंकि स्पेस आपके पास उतना नहीं होता है, उसमें आपको बेसिक नीड्स जो आपकी होती हैं वो सारी रखनी होती है, तो कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। पर जब आप करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे तो आपको वो वाला भी जो मिसिंग पॉइंट होता है वो आपका फुलफिल हो जाता है। आपको पता है ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई है तो उसको वहीं रखनी है, जिससे वो आपका टाइम सेव करे, आपको ढूंढने में टाइम ना आपको लगे। तो अब मतलब काफ़ी इजी हो गया करते करते हमको। तो मतलब आप इस लाइफ के लिए पूरी तरह से हैबिचुअल हो चुके हैं, अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ एक नया अजूबा ऐड हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अजूबा तो खैर पहले भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है आपके अंदर करने की, तभी आप कर पाते हैं। तो पर हाँ, अब हम बहुत अच्छे से आदत हो, मैं चाहूँ मतलब हम लोग सब चाहें तो इसमें साल भर भी आराम से रह सकते हैं इस घर में। एक आपके बच्चों की जो स्कूलिंग है वो होम स्कूलिंग है, तो आप अपने बच्चों को घर पर किस तरह से पढ़ाती हैं? घर पे जैसे इनका एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, इनका जब सेशन एंड होता है तो स्कूल से बात करके इनका जो नेक्स्ट क्लास में ये आए हुए होते हैं तो वो सिलेबस मैं पहले से ही लेके इनका चलती हूँ साथ में। तो जो इनको स्कूल में करना होता है, मान लीजिए 10 चैप्टर हैं स्कूल में जाके करेंगे ये, तो वो मैं खुद इनको मतलब डे बाय डे इनको रेगुलर करवा के उस सिलेबस को कंप्लीट कराती हूँ घर में, और अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और एक्सप्लेनेशन इनका बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब मुझे ना इनको रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस खाली आप चीज़ें इनको बताओ और ये अपने आप से एक्सप्लेन करके कर लेते हैं दोनों। पर हाँ, बच्चे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस में ज़रूरी होती हैं चीज़ें। मतलब चीज़ों को रटने की बजाय समझने की आदत आपने अपने बच्चों में डाली? बिल्कुल, वो नेचुरली ही आ गई। मैं भी सोचती थी कि कैसे होगी पढ़ाई, मतलब कहीं ना कहीं डर तो रहता है, आपका बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है, और स्कूल नहीं जाता है तो आप मतलब प्रेशर भी आता है कि आपको पढ़ाना होता है वो घर में, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों के साथ में ये आराम से समझ लेते हैं चीज़ें। अब मैं आपको मिलवाती हूँ 2 प्यारे बच्चों से जो विवेक शर्मा के इस छोटे से परिवार के खिले हुए फूल हैं। बेटा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। आपका नाम? मेरा नाम सात्विक। सात्विक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या कौन सा है आपका? आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी। तो हिंदी के
बारे में अच्छी नॉलेज भी हो जाती है, समझना भी आसान है क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करने में आसानी रहती है ना? तो इस चलते फिरते घर के अंदर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती? आपको नहीं लगता कि पापा एक जगह अगर रहते तो मैं शायद अच्छे से और पढ़ लेता? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। और छोटी सी बिटिया, उससे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? अपनी शर्मा। अवनी, बहुत प्यारा नाम है आपका। अवनी, चलते फिरते घर के अंदर मजा आता है? जगह जगह घूमते हुए पढ़ते हो तो? बहुत मजा आता है। मजा आता है? हाँ। नई नई चीजें देखने को मिलती है जो पहले आप सिर्फ नेट पर देख सकते थे या किताबों में देखते थे, वो सारी चीजें अब आप खुद देखते हो। मजा आता है? बहुत मजा आता है, नए नए दोस्त मिलते हैं। अरे वाह, दोस्त बनाए आपने? बनाए। सबसे बातचीत होती है आपकी? हाँ। अरे वाह। तो ये है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अवनी, जो नई जगह पर जाती है तो नए दोस्त भी बना लेती है। तो आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ विवेक जी की माता जी से, जो 75 साल की हैं और अभी भी इस चलते फिरते घर में विवेक जी के साथ में ट्रैवल करती हैं। माता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा लगता है जब आप अब इस एज के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रैवल करती हैं, नए लोगों से मिलती हैं? ये तो बिल्कुल ही आपने सही कहा कि मेरे को उम्मीद, मतलब पहले मैंने कल्पना नहीं की थी इसकी कि मैं इस तरह अपने भारत को देख पाऊँगी इतने बिल्कुल समीप से। मगर अब जब मैं जगह जगह जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ तो मेरा उत्साह और डे बाय डे, और जब सब लोग ये कहते हैं कि आप ये कैसे कर लेती हैं, कैसे थकती नहीं है, तब मुझे और ज़्यादा दुगनी शक्ति मिलती है। तो मेरे मन में आता है और मैं थकती भी नहीं हूँ क्योंकि इसमें सारे अरेंजमेंट बच्चे ने सब करवा रखे हैं, जो सारी सुख सुविधाएं इतनी सी जगह में ही हैं बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं कोई, अब फिर भगवान की कृपा है जो शरीर मेरा अभी स्वस्थ चल रहा है, जो मैं इसमें चल पाती हूँ, क्योंकि जगह जगह जाना भी पड़ता है हम लोगों को। तो भगवान स्वस्थ शरीर जो है वो कुदरत की एक नेमत है और भगवान का आशीर्वाद है। तो अब आप इस उम्र में भी खुद को इतना स्फूर्तिवान महसूस कर रही हैं। बस 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 ये प्रभु की कृपा है जो उन्होंने इतना अच्छा मुझे परिवार का सहयोग दिया, और भगवान की भी वही है कि उन्हीं की कृपा है, जो उनकी कृपा से मैं इसमें मूव कर पाती हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको मिलवाया एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली से जो इस चलते फिरते घर में ट्रैवल कर रही है। तो अब वापस चलते हैं परिवार के मुखिया विवेक शर्मा के पास में। विवेक जी, ये कंसेप्ट बहुत नया है, अजमेर छोड़िए पूरे भारत में भी ये काफ़ी ज़्यादा परिचित नहीं है लोग इस ट्रैवलिंग से। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं हर कुछ दूरी पर वातावरण में परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप ट्रैवलिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप किस तरह से वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में अपना अडेप्टेशन बिठाते हैं? क्योंकि जैसे ही माहौल, मौसम में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, तो कई सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो राइज होने लगते हैं। तो इन समस्याओं से आप कैसे निपटते हैं? देखिए, दोनों तीनों बातें हैं इसमें। एक तो है कि ऑल्टीट्यूड बदलता है तो हर जगह का वातावरण अलग होता है। जो साउथ में रहते हैं वो उतनी ठंड के आदी नहीं होते, जो एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते हैं उनका ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बहुत कम है, ठंडा बहुत अच्छा खासा है, और हमारा शरीर किसी भी वातावरण में ढलने के लिए तो तैयार रहता है पर उसको थोड़ा समय चाहिए होता है। सो मेरा ऐसा सुझाव है कि जैसा हम करते हैं, भाई एक्लिमेटाइज हों, धीरे धीरे बढ़ें, किसी भी जगह जाएं। एकदम से किसी चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो शायद गरम गरम चाय भी अपन पी लेते हैं, मुंह जल जाता है। तो आराम से अपने जीवन में समय दें और फिर अपना ऑल्टीट्यूड चेंज करें, अगर हम ट्रॉपिकल जियोग्राफिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे जगह बदलती है, खान पान बदलता है, पानी बदलता है, पानी का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि जब हम मिनरल वाटर की बात करते हैं और पहाड़ों में जो प्राकृतिक, हम उसको चश्मा बोलते हैं, जो पहाड़ों में से पानी बहता हुआ आता है, उसको जब ग्रहण करते हैं, हम लोग अपने साथ TDS मीटर लेके चलते हैं पानी को, जिससे नापते हैं उसकी वैल्यू नापते हैं। सो आप आश्चर्य करेंगे, मतलब 30 TDS 50 TDS का पानी जब हम एक्सट्रीम हाइट पे जाते हैं तो मिलता है, जो RO भी हमें शायद नहीं दे पाता होगा। सो उतने शुद्ध वातावरण में हम जा रहे हैं, उतनी शुद्धता का भी हमारा शरीर कई बार आदी नहीं होता, तो उससे भी बीमार पड़ने की संभावना जीवन में बनी रहती है। सो पानी बदलता है, माहौल बदलता है, खान पान बदलता है,
लोगों का आचरण व्यवहार भी बदलता है हर जगह, जैसे आप जानते हैं। पर जब आप अपने आप को जल के समान कर लेते हैं, जिस सांचे में रहते हैं उसमें ढलने की क्षमता आपके अंदर होती है, तो बहुत ही सहज रूप से आप उसमें ढल पाते हैं और उसका आनंद भी ले पाते हैं। मदर नेचर ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। कई सारे स्कॉलर्स जो हैं ये थ्योरी जो है वो बता चुके हैं। तो आपको लगता है कि एक जो लग्जीरियस लाइफ इंसान जीने की ख्वाहिश रखता है वो, और जो मदर नेचर हमें एक नेचुरल लाइफ दे रही है, प्रकृति के समीपता वाली जो लाइफ है वो, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है कि कौन सी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है? देखिए, निश्चित तौर पे लोग इस चीज़ को मानते भी हैं और जानते भी हैं। प्रकृति के हम जितना नज़दीक रहेंगे, विकार उतने कम हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। हम भी अपनी आज से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले देखते हैं तो ज़्यादा स्वस्थ रहते थे लोग। ज़्यादा स्वस्थ शायद इसलिए रहते थे क्योंकि वो प्रकृति के बहुत नज़दीक थे। जैसे ही हम कृत्रिम साधनों के आदी हो जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल है, चाहे वो एयर कंडीशनर है, चाहे वो लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जब तक हम उस शेल में रहते हैं तब तक सब ठीक है। उस शेल से बाहर आते ही हमारा शरीर अब इस प्रकृति को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने की स्थिति में बचता नहीं है, या फिर अगर हम एक्सपोज होते हैं तो बीमार पड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। हम थोड़ा सा भी दाएं बाएं का पानी पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा भी खाना इधर उधर का खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों से बचना है तो प्रकृति के नज़दीक रहना है, और इम्यून हमारा इतना अच्छा होता है जब हम प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते हैं। तो निश्चित तौर पे उससे हम भी अछूते नहीं हैं। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ये एकदम ठंडे पानी में दोनों उतर जाते हैं और स्नान करते हैं, नहाते हैं। अब ये तो तभी आप कर सकते हैं जब आपकी शारीरिक क्षमताएं उतनी विकसित हों, और वो बिना प्रकृति के नज़दीक रहे हो नहीं सकती। जो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं उसमें आप पूरे देश के अलग अलग राज्यों के टूरिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उसके खुद साक्षी बन रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारत के अंदर जो टूरिज्म की संभावना है, पर्यटन की संभावना है, वो अपार है, लेकिन उनका उतना हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम उतना विकसित नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए? देखिए, नकारात्मक तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा कि विकसित नहीं कर पा रहे, पर हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और उसके हिसाब से चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि होम स्टे का कल्चर हमारे देश में अब पिछले कुछ समय में शुरू हुआ, जिससे हमारे देश का एक अलग वर्ग जो उतना संपन्न नहीं था, जो होटल्स नहीं खोल सकता था, वो अब प्रचलन में आया है। वैसा ही मुझे लगता है कैंपर वैन टूरिज्म हम देखते हैं देश विश्व के अन्य भागों में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। भारत में अब इंट्रोड्यूस हुआ है, एक अच्छे विकल्प के तौर पे ये बढ़ेगा और बहुत ही अलग अलग तरीके से ये भारत में डेवलप होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारा सोशियो इकोनॉमिक कल्चर बहुत ही अलग है। सो कोई भी टूरिज्म भारत में पनपेगा तो बहुत अलग प्रकार से होगा। दूसरा और एक चीज़ जोड़ूंगा कि हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं बर्फीले पहाड़ देखने के लिए, बाली जाते हैं एक अच्छा समुद्र देखने के लिए, आबू धाबी जाते हैं रेगिस्तान देखने के लिए, सब हमारे अपने भारत के कण कण में बसा हुआ है। सो सब कुछ भारत में है, यहाँ चाहें तो अपार संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पे कैंपर वैन टूरिज्म इन सब को एक्सप्लोर करने की अनंत संभावनाएं हमें देने वाला है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये भारत की विशेषता है, और अगर देखा जाए तो भारत का जो खान पान है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पहचान रखता है। विदेशों से लोग जब यहाँ आते हैं तो भारतीय खाने के तो दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि सबसे कलरफुल खाना भी हमारे देश में मिलता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्वाद जो है वो भारतीय खाने में ही होता है। तो आप जब अलग अलग जगह का खाना टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है एक गर्व वाली महसूस होती है। ये नेचुरल है कि एक गर्व महसूस होता है कि हम अपने ही देश का अलग अलग व्यंजन ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का खाना आपको अब तक अच्छा लगा? वैसे मैं पर्सनली बहुत ही फूडी हूँ, तो खाना तो सब जगह का बहुत ही अच्छा होता है। तरीका सब जगह का अलग अलग है, मतलब खाना बनाने का भी तरीका अलग है, उसको परोसने का भी तरीका अलग है और खाने का भी तरीका अलग है। जैसे कि मैं अपने राजस्थान की ही बात करूँ तो दाल बाटी को बनाना और उसको खाना, इन दोनों का तरीका, हमें तरीका और सलीका आना चाहिए। ऐसे हम हिमाचल गए तो हिमाचल में हिमाचली धाम हमने खाई विवाह के समय, तो उसको भी वो इतने सारे इतने सुंदर पात्रों में वो बनाते हैं, एक ही चूल्हे पे इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो उसको ग्रहण करना। पंजाब हम गए तो पंजाब का अपना एक अलग स्टाइल है खाना बनाने का, खाने का। लद्दाख स्पीति हम जाते हैं तो थुप्पा, वहाँ पर थुप्पा मोमोज वहाँ मतलब ओरिजिन वहाँ का है, तो वो वहाँ पर, और हर चीज़ ना साइंटिफिकली जुड़ी हुई है उनके साथ, उनके खान पान की जो तासीर है वो उनके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी बात लगती है। सो अच्छा तो खैर सभी लगता है, बस
मुझे लगता है मन अच्छा होना चाहिए तो बाकी चंगा तो कटौती नहीं होगी। सही बात है। मैं एक चीज़ आपकी वाइफ से भी पूछना चाहूँगी, आप जब इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, अलग अलग जगह का खान पान देखते हैं, तो कभी आप ट्राई करती हैं कि अलग अलग क्विज़न जो हैं देश का वो मैं भी ट्राई करके देखूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आप सोचिए कहीं सत्तू की डिशेस बनती हैं और इतनी वैरायटी में बनती है कि अखरोट भी डलता है उसमें, काजू का पेस्ट भी होता है, जो हमने सोचा ही नहीं था। मतलब हम तो सोचे सत्तू सिर्फ दही या पानी में ऐसे घोल के खाने का होता है, पर वहाँ बिल्कुल वो एकदम उसको लेविश बना के सर्व करते हैं। और इधर आते हैं हम लोग हिमाचल में, तो वो लोग उनका क्या बनता है वो नहीं ठुप्पा नहीं बनता, वो ब्रेड जैसा वो बना के देते हैं। एकदम स्लिप हो रहा है मेरे उससे, जो हमने उधर खाया था गांव में, उधर स्टीम करके जो देते हैं, मुझे अभी एकदम स्लिप हो गया, दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो जो उसको फिल करता है उसमें अखरोट की चटनी बना के, सिद्धू, हाँ सॉरी मतलब अब वैसे ध्यान रहता है, एकदम मुंह पे ही नहीं आया मेरे। तो वो सिद्धू में ना जो उनके यहाँ अखरोट होता है उसका पेस्ट बना के चटनी बना के सर्व करते हैं और घी के साथ देते हैं उसे प्योर, तो बहुत ही अच्छा। और जब हम गांव में जाते हैं ना, जो हमें शहरों में दूध दही जो नहीं मिलता है, वहाँ इतना नेचुरल मिलता है। गाय का दूध भी इतना गाढ़ा होता है, पी के बड़ा मन पसंद अच्छा लगता है। और जो दही देते हैं वो लोग, उसका तो कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, वो कहते हैं इसका तो हम पैसा लेंगे ही नहीं, आप सिर्फ दूध का ही दीजिए, ये सब तो हमारे यहाँ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अतिथि देवो भव जो भारत की एक बहुत पुरानी अवधारणा है, ये कहिए कि ये हमारा संस्कार है एक, अतिथि देवो भव। तो जब अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ की मेहमान नवाजी जिस तरह की होती है, तो कैसा लगता है? अद्भुत है जी, अनमोल है, उसका चाह कर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। सो इतना बड़ा ऋण हमारा देश के इतने हिस्सों से चलता जा रहा है, कैसे चुकाएंगे हमें नहीं पता, पर वाकई अभिभूत कर देता है। और वही एक चीज़ है, प्रकृति तो है ही है, पर लोगों का आपने जो बोला प्रेम के 3 शब्द तो हमारे आई लव यू नहीं, हमारे अतिथि देवो भव ही है। और वाकई महसूस होता है कि वो आपको देवता की तरह ही सम्मान कर रहे हैं, उसके तरह ही मान रहे हैं। और इस नाते हमारा कर्तव्य भी फिर उनके प्रति बढ़ जाता है। जब इस प्रकार के घरों में हम जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं, कुछ इस प्रकार की पाठ्य उपयोगी सामग्री अपने साथ रखते हैं। महिलाओं के लिए सैनिटेशन पैड्स हम रखते हैं, या फिर कोई काउंसलिंग हम दे सकते हैं उनको। एक जगह हम गए कसार देवी में, वहाँ श्रीमती जी ने उनको कैंडल्स बनाना सिखाई, फिर उनका स्टॉल भी लगवाया मंदिर के वहाँ, तो उनकी आजीविका के लिए हम कुछ उनका सहयोग कर सकें, ऐसा प्रयास प्रयत्न भी करते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि कैंडल्स मेकिंग भी आपकी वाइफ ने सिखाई है, तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि भारत के अंदर जब अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जगह की अपनी विशेषताएं, तो हर जगह का अपना अलग आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो ये जो कुटीर उद्योग हैं, ये भारत में कितने ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम आज़ादी के बाद का समय देखें तो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें हमारे कुटीर उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन क्या अब ये उसी तरह से वापस डेवलप हो पा रहे हैं? क्योंकि आप अलग अलग जगह ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह की आप सिचुएशन देख रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं उत्तराखंड के कई भागों में गया जहाँ मैंने देखा अब हैंडलूम हाउसेस बहुत बड़े बड़े खुल गए। सरकार भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, कुछ ट्रस्ट भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव की उनकी अपनी मूल शैली थी उसको संजोना भी, और उसको अच्छे स्तर पे, क्योंकि मार्केटिंग देखिए बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी स्वनिर्मित जो चीज़ है वो अपने लोगों के बीच में कितना ही बेच सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब इस प्रकार की संस्थाएं आगे आती हैं और उन लोगों के हस्त कौशल को वो संपूर्ण विश्व में ख्याति पे दिलाती हैं, और उससे उनकी आर्थिक आजीविका में भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। ऐसी महिलाएं मुझे वहाँ पर मिली जो पिछले 20-20, 30-30, 40-40 सालों से काम कर रही हैं। मतलब वो जब जवान होती थी तब वहाँ आई थी, और आज बुढ़ापे तक उन हैंडलूम हाउसेज में काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बधाई भी दूंगा ऐसे सब हाउसेज को जो उनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हर जगह की अपनी सभ्यता संस्कृति है, वहाँ का पहनावा सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ के जो एनवायरनमेंट हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही होता है। कभी आपने पर्टिकुलर जगहों पर जा कर के वहाँ का पहनावा ट्राई किया? ये इनसे पूछिए
हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखने में, मतलब उनकी ज्वेलरी क्या है, वो क्या पहनती हैं, क्योंकि मतलब कुदरत ने महिलाओं को एक वरदान दिया है कि हम अपनी खूबसूरती को कुदरत के रंगों से सजा सकते कैसे सजा सकते हैं। हाँ, तो बहुत ही अलग दिखता है। मतलब मानिए वहाँ कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो नेचुरल ब्यूटी से जो अपने आप को निखारते हैं। खैर नेचुरल ब्यूटी तो पहाड़ों में है, सारी महिलाएं इतनी सुंदर होती हैं कि उनको कोई पार्लर की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती है। बस वो जो अपना पहनावा पहनती है ना, वो मैं सारा उनसे पूछती हूँ, ये आप कहाँ से लिया, ये सिल्वर ज्वेलरी का क्या है, क्या मतलब कैसे, मान लीजिए किसी बेटी की शादी होती है तो आप कैसे देते हैं, ये कहाँ से मतलब जुटा पाते होंगे। तो बोलते हैं ये सब लोगों के पास होता है बेसिक, एक स्टोन वर्क का होता है उनका, कम से कम एक एक पट्टा 9-9 लाख का होता है वो। मतलब हम तो गोल्ड के लिए इतना सब जुटाते हैं, उनका पत्थर का एक पट्टा होता है जो उनका ट्रेडिशनल होता है, उसको पहनते हैं वो, और फिर दहेज में भी देते हैं अपनी बेटियों को। मतलब ये हमें नई चीज़ें मिल रही हैं। माता जी से मैं जानना चाहूँगी, देखिए हर जगह की अपनी संस्कृति है, तो जो वहाँ के देवी देवता हैं, लोक देवताओं के बारे में आपको जानकर कैसा लगता है? क्योंकि आप काफ़ी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, तो कैसा महसूस होता है जब वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में, लोक देवी देवताओं के बारे में आप जानते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी ऐसी जगह जा रही हूँ, हर जगह। तो ये वास्तव में मैं अपने को सौभाग्यशाली, क्योंकि इस उम्र में आकर मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, और ना मैंने ऐसा सोचा था। किताबों में पढ़ते हैं दैट्स अदर थिंग, मगर आप कहें कि उनके बारे में जब साक्षात हम वहाँ जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनका पूजा का ढंग है, क्या वो पूजा में करते हैं, कैसे करते हैं, कैसी ड्रेस वगैरह, हर चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती है। और ये चीज़ जो है ना परमानेंट हमको मतलब सिखाती है। एक तो होता है किताबों में पढ़ लेना, मगर ये जो हमने देखा हुआ, हाँ खुद ही, हाँ मन की शांति आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर वही आ जाता है कि मुझे लगता है ये भगवान आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया और इतनी शक्ति दी कि मैं यहाँ आके आपके दर्शन कर पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। विवेक जी, एक जो बेसिक क्वेश्चन है, और ये काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि आप एक चलते फिरते घर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी गृहस्थी जो है वो इसी रनिंग होम के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, घर की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, सामान्य दृष्टिकोण में देखने में ये लगता है कि भाई ये लोग इतना बड़ा घर लेकर अपने साथ चल रहे हैं, तो इनका खर्च तो क्या ही होता होगा, और ये तो एक वर्ग के लिए हैं ये सब चीज़ें, हमारे तो रीच में है ही नहीं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटर होम ट्रैवल जो है वो बहुत ही चीप, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल वे है ट्रैवल करने का। उदाहरण देकर मैं अपनी इस बात को पूर्ण करता हूँ। हम किसी गांव में गए, हमने वहाँ पर सब्ज़ी लेनी है, तो मान लीजिए 30-50 रुपये की पूरी दिन भर के लिए सब्ज़ी भी ले ली। दूध लेना है तो 50-100 रुपये का, 50-80 रुपये का हमने दूध भी ले लिया, यानी कि 100-125 रुपये हमने इसमें खर्च कर लिए। ट्रैवल कॉस्ट हमारी उतनी आती नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत लंबा स्ट्रेच ट्रैवल नहीं करते। 2-3 दिन किसी जगह जाते हैं, रुकते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर 20-50 किलोमीटर बढ़ते हैं। सो डीजल कॉस्ट भी कोई 100-200 रुपये पर डे की, मतलब 500 रुपये से ज़्यादा आप चाह कर भी ऐसे स्थानों पर रहकर खर्च नहीं कर सकते। सो बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है। 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये महीने का एक्सपेंडिचर करके हम इस प्रकार की लाइफस्टाइल को अपने जीवन में परस्यू कर सकते हैं। शेष अंत तो देखिए कुछ भी नहीं है, पर अगर न्यूनतम पर आने में जीवन में आनंद मिल रहा है तो हमने आने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं अगर और लोग भी इसको एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विवेक शर्मा अपनी फैमिली के साथ सादा जीवन, उच्च विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत खास संदेश है कि जितनी ज़रूरतें कम होगी उतना ही जीवन में आनंद होगा, तनाव की कमी होगी। तो मैंने आज आपको मिलवाया है एक बड़ी प्यारी सी फैमिली के साथ जो चलते फिरते घर में ट्रैवल कर रही है। तो द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा अपनी इस खास पेशकश को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।